साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 18-19 और 19-20 के लिए जिला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGID जारी किया है। देखिए, शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 और 19-20 के लिए PGID अर्थात जिला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पर पहली रिपोर्ट जारी की है। PGID का उद्देश्य अलग अलग जिले को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद करना है। इस तरह सुधार कर उन्हें उच्चतम ग्रेड तक पहुंचाना है। PGID जिलों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत ये जो PGID है, ये जिलों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत करता है। ठीक है। उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड को दक्ष कहा जाता है। यह ग्रेड उस श्रेणी में या समग्र रूप से कुल अंकों के 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए है। निम्नतम ग्रेड को आकांक्षा 3 कहा गया है। इसमें कुल अंकों का 10% तक प्राप्त करने वाले जिले शामिल हैं। उपर्युक्त दोनों ग्रेड्स के बीच में उत्कर्ष 81 से 90%, अति उत्तम 71 से 80%, उत्तम 61 से 70%, प्रचेष्टा 1 51 से 60%, प्रचेष्टा 2 41 से 50% आदि ग्रेड मौजूद हैं। PGID कुल 10 ग्रेड हैं। ठीक है। PGID संरचना में कुल 600 अंक हैं। इन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन से 6 श्रेणी? तो देखिए, यहाँ पे चित्र में जो है आपके देखिए 6 श्रेणियाँ कौन से हैं। कक्षा में प्रभावी विचार विनिमय, अवसंरचना, सुविधाएं और छात्रों के अधिकार, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल लर्निंग तथा अभिशासन प्रणाली और परिणाम। इन श्रेणियों को पुनः 12 डोमेन में विभाजित किया गया है। इसी तरह के अन्य पहलों की बात करें तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, PGID की तरह की अन्य जो पहले हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो पहला है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। यह स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता पर एक व्यवस्था आधारित मूल्यांकन प्रदान करती है। स्कूल समानता सूचकांक, यह सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। ध्यान रखिएगा, स्कूल समानता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष 5 राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन से हैं? तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे है, केरल तीसरे पे है, दिल्ली चौथे पे है और महाराष्ट्र 5वें पे है। दोनों वर्ष 2018-19 और 19-20 में किसी भी जिले ने दक्ष रेटिंग हासिल नहीं की, मतलब सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल नहीं की है। राजस्थान के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और जयपुर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में उभरे हैं। कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू और जयपुर। यहाँ PGID का पूरा नाम फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट है। आगे बात करते हैं वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क GVF 2020 पश्चात के कार्य समूह की चौथी बैठक जो है केन्या के नैरोबी में आयोजित हुई है। देखिए, कार्य समूह का उद्देश्य जैव विविधता फ्रेमवर्क GVF 2020 पश्चात के मूल पाठ पर आम सहमति तक पहुंचना था, परंतु सफलता नहीं मिली। उल्लेखनीय है कि इस मूल पाठ को जैविक विविधता अभिसमय CBD के 15वें पक्षकारों के सम्मेलन COP15 में अंतिम रूप दिया जाना है। GVF 2020 वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2020 पश्चात वस्तुतः जैव विविधता 2011 से 2020 के लिए रणनीतिक योजना, ये आईची जैव विविधता लक्ष्य सहित को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए वर्ष 2030 तक की अवधि के दौरान दुनिया भर में कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करना है। कौन से लक्ष्यों के लिए? पहला, प्रकृति और लोगों के लिए इसकी आवश्यक सेवाओं को संरक्षित एवं सुरक्षित करना। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में बने रहने का साझा दृष्टिकोण वर्ष 2050 तक पूरा हो जाए। देखिए, जैव विविधता अभिसमय CBD जैव विविधता के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला पहला वैश्विक समझौता है। इस समझौते में निम्नलिखित पहलू शामिल है। कौन सा? जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग और तीसरा है अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। जैविक विविधता अभिसमय के प्रोटोकॉल्स की बात करें तो देखिए, पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल, इसका लक्ष्य अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा करना है। दूसरा, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल,
इसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सजीव संशोधित जीवों LMO के सुरक्षित संचालन, आवागमन और उपयोग को सुनिश्चित करना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के उत्तरदायित्व या के दायित्व और निवारण पर पूरक जो है वो नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल है। GBF 2020 पश्चात कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक वर्ष 2021 में संपन्न हुई थी। इस बैठक में CBD के तहत आनुवांशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम अर्थात डिजिटल सीक्वेंस सूचना पर विचार किया गया था। डिजिटल अनुक्रम क्या होता है? यह डिजिटल अनुक्रम सूचना एक पर्यायवाची शब्द है। इसे अग्रलिखित अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आनुवांशिक सूचना, जैव सूचना, अनुक्रम सूचना, प्राकृतिक सूचना, आनुवांशिक अनुक्रम डेटा, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम डेटा या आनुवांशिक संसाधन। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं हीट वेव 2022 कारण, प्रभाव और भारतीय कृषि के लिए आगे की राह के संदर्भ में। हीट वेव अर्थात लू का उपर्युक्त विश्लेषण और अध्ययन जो है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ने किया था। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन है। हीट वेव के कारण क्या हैं? देखिए, पहला है राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में प्रतिचक्रवात जो कि मार्च में होता है की स्थिति और पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति अर्थात वर्षा की अनुपस्थिति का होना से शुरुआती एवं चरम हीट वेव की स्थिति जो है वो पैदा हुई है। ये जो दो स्थितियाँ हुई हैं, पहला राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में प्रतिचक्रवात जो कि मार्च में होता है की स्थिति, और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति जिसकी वजह से वर्षा की अनुपस्थिति रही है, वर्षा नहीं हुआ है, से शुरुआती एवं चरम हीट वेव की स्थिति पैदा हुई है। प्रतिचक्रवात क्या होता है? प्रतिचक्रवात जो है वायुमंडल में उच्च दबाव प्रणालियों के आसपास हवाओं के नीचे आने से गर्म और शुष्क मौसम का कारण बनते हैं। हीट वेव का प्रभाव क्या है? इससे अनाज में पीलापन आ जाता है और ये सिकुड़ जाते हैं। इससे फसल समय से पहले पक जाती है। इसके अन्य दुष्प्रभाव हैं नमी जन्य दबाव, सनबर्न, फूलों का गिरना इत्यादि। दुधारू जानवर या पक्षियों की भूख में कमी हो जाती है और शरीर का तापमान अधिक हो जाता है। हीट वेव शमन के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनकी यदि बात करें तो फसल की सही किस्मों का चुनाव, पशुओं को नहलाना और मल्चिंग तकनीक जैसे प्लास्टिक मल्चिंग को अपनाना चाहिए। समय पर बुआई और ताप सहिष्णु गेहूं की फसल की किस्मों जैसे कि PBW03, DBW187 आदि को अपनाना चाहिए। पत्ते और फूल आने की अवस्था में पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव उपज की हानि को कम करता है। गन्ने, मेड़ और हल रेखा में मल्चिंग अर्थात खरपतवार से ढकना। मल्चिंग में क्या होता है? उसको जो फसल होती है उसे खरपतवार से ढकते हैं। तो मल्चिंग करने से मिट्टी की नमी बनी रहती है तथा दबाव कम होता है। फलदार पेड़ों को धूप से बचाने के लिए उन्हें छायादार जाल या सूती कपड़े से ढक देना चाहिए। हीट वेव को किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान के संदर्भ में तापमान सीमा के आधार पर या उसके सामान्य तापमान से अत्यधिक विचलन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अतः इसके तहत कोई एक फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता है। आगे बात करते हैं। नीति आयोग ने भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अपनी तरह का पहला अध्ययन है। इसमें भारत में गिग प्लेटफॉर्म्स अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। गिग कर्मी क्या होते हैं? ये ऐसे कर्मी हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था के बाहर आजीविका में संलग्न होते हैं। इन्हें मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म और गैर प्लेटफॉर्म आधारित कर्मियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म कर्मी वे हैं जिनका कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप जैसे स्विगी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है। वहीं गैर प्लेटफॉर्म गिग कर्मी अनौपचारिक वेतन कर्मी और आत्मनिर्भर सेल्फ अकाउंटेंट कर्मी होते हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम कार्य करते हैं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो वर्ष 2020-21 में 77 लाख कर्मचारी गिग अर्थव्यवस्था में लगे हुए थे। यह भारत में कुल कार्यबल का 1.45% है। वर्ष 2029 से 30 तक इनकी संख्या बढ़कर के 2.35 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित लगभग 47% कार्य जो हैं वो मध्यम कौशल युक्त नौकरियों में हैं। लगभग 22% उच्च कौशल और लगभग 31% निम्न कौशल युक्त नौकरियों में हैं। इसके संबंध में प्रमुख सुझावों की यदि बात करें तो विशेष रूप से प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए जो ऑनलाइन माध्यम से काम करते हैं, प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों के माध्यम से उनकी वित्त तक पहुंच में तेजी लाई जानी चाहिए तथा क्षेत्रीय उत्पादों को बेचने के व्यवसाय में लगे स्वनियोजित व्यक्तियों को व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म आधारित बदलाव
और परिणाम आधारित कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता के माध्यम से सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को लागू करने के लिए रेज फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए। इसमें श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तंत्र में शामिल करने की बात कही गई है। इस रेज फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें हैं, इनके कुछ पॉइंट को यहाँ देखते हैं। रिकॉग्नाइज ये जो रेज का पूरा फुल फॉर्म है RAISE, इसमें आर्स का मतलब है रिकॉग्नाइज। न्याय संगत योजनाओं को डिजाइन करने के लिए प्लेटफॉर्म कार्य की विविधतापूर्ण प्रकृति को मान्यता दी जाए। ए का मतलब क्या है, एलाओ नवोन्वेषी वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की अनुमति दी जाए। और आई का मतलब है इनकॉर्पोरेट योजनाओं को डिजाइन करते समय प्लेटफॉर्म के विशिष्ट हितों का ध्यान रखें, जिनमें रोजगार सृजन, प्लेटफॉर्म व्यवसायों और श्रमिकों पर प्रभाव आदि शामिल हैं। वहीं सपोर्ट, एस फॉर सपोर्ट अर्थात व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों की सदस्यता के लिए श्रमिकों की सहायता करें। और ई फॉर इंश्योर सुनिश्चित करें कि लाभ श्रमिकों को आसानी से उपलब्ध हों। आगे बात करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री स्पीच स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए भारत जो है G7 और 4 अन्य देशों के समूह में शामिल हुआ है। भारत ने G7 समूह के देशों और अन्य 4 आमंत्रित देशों कौन से थे, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका। ये 4 आमंत्रित देश कौन से थे, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के साथ 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट RDS पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों ने वैश्विक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 आदि के समान वैश्विक चुनौतियों के समान समावेशी और स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तो इन वैश्विक चुनौतियों के समान समावेशी और स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इन देशों ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इन देशों ने वर्ष 2021 की कार्विस बे ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट पर चर्चा की। साथ ही उस समय से भू राजनीतिक स्थिति में हुए नाटकीय परिवर्तन पर भी विमर्श किया है। इसके अतिरिक्त विश्व भर में लोकतांत्रिक प्रणालियों के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण खतरों को स्वीकार किया है। ये घोषणाएं सामरिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रमण या आक्रामक कदमों और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो जाती है। रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट RDS के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें पहला है वैश्विक उत्तरदायित्व। इसमें अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, दुनिया भर में लोकतंत्र तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करना आदि शामिल है। दूसरा सूचना परिवेश, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से अभिव्यक्ति व विचार की स्वतंत्रता की रक्षा करना, खुला, मुक्त, वैश्विक, अंतर संचालनीय, विश्वसनीय तथा सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करना आदि शामिल है। नागरिक समाज, इसमें नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं की स्वतंत्रता व विविधता की रक्षा करना, दुर्भावनापूर्ण विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ क्षमता का निर्माण करना आदि सम्मिलित हैं। समावेश और समानता की बात करें, इसमें विचार, विवेक व धर्म विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करना और अंतर धार्मिक समाज को बढ़ावा देना, सामाजिक एकता एवं समावेश आदि समाहित हैं। आगे बात करते हैं नीतिगत प्रयासों के बावजूद नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र REC के प्रति केवल कुछ लोगों ने ही रुचि दिखाई है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र REC तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार आधारित साधन है। साथ ही यह नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों RPO के अनुपालन को सुविधाजनक भी बनाता है। इसका उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने के लिए दायित्व से बाध्य संस्थाओं की आवश्यकता के बीच के अंतर को दूर करना है। 1 REC को 1 मेगावाट के बराबर माना जाता है। REC की 2 श्रेणियां हैं, सौर REC और गैर सौर REC, अर्थात सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र और गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र। यह केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनियमित है। इसके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार RPO RPO मतलब आपका हो गया क्या, ऊर्जा खरीद, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व। ठीक है, तो RPO यह अनिवार्य करता है कि सभी विद्युत वितरण लाइसेंस धारियों को अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम निर्धारित मात्रा की खरीद या उत्पादन जो है अक्षय ऊर्जा स्रोतों से करना होगा। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC यह अक्षय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों के पंजीकरण और REC जारी करने के लिए जिम्मेदार है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर RPO को पूरा करने में विफल रहने पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दंड भुगतना पड़ सकता है।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र REC से संबंधित समस्याएं क्या हैं? इसका मूल्य काफ़ी अधिक है, विनियामकीय अनिश्चितता बनी रहती है, अक्षय ऊर्जा क्षमता कुछ राज्यों में केंद्रित है, इसलिए दूसरे राज्यों के लिए खरीद महंगी हो जाती है। सौर ऊर्जा संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र का कारोबार कम होता है, इसके लिए उत्तरदायी कारण सौर तथा गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के न्यूनतम एवं उच्चतम मूल्य में कमी है। अब कुछ जो सुर्खियों में रही चीज़ें रही उनकी बात कर लेते हैं। भारत मलेशिया रक्षा संबंध की हाल ही में दोनों देशों ने शीर्ष स्तर की रक्षा वार्ता की है, भारत और मलेशिया ने। इसमें भारत के तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की पेशकश के साथ साथ मलेशियाई वायुसेना के सुखोई 30 MKI बेड़े को बनाए रखने पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मलेशिया भारत रक्षा सहयोग बैठक ढांचे के तहत बनाए रखे गए हैं। आगे बात करते हैं लिविंग लैंड्स चार्टर। देखिए, राष्ट्रमंडल के सभी 54 सदस्य देश अपने अपने राज्य क्षेत्रों में आगामी पीढ़ियों को स्वेच्छा से एक लिविंग लैंड समर्पित करने के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को तीनों रियो सम्मेलनों के तहत उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करना है। ये तीन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिशमन CBD, दूसरा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अपशमन UNCCD, और तीसरा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। राष्ट्र के बारे में बात करें तो इसका गठन 1900 के दशक की शुरुआत में तब किया गया जब राष्ट्रों ने ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होना शुरू कर दिया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना था। भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। आगे बात करते हैं आर्थिक गणना समस्या इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम के बारे में। इसे समाजवादी गणना बहस सोशलिस्ट कैलकुलेशन डिबेट के रूप में भी जाना जाता है। या इस प्रश्न पर वाद विवाद को संदर्भित करती है कि क्या केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्थाएं सीमित संसाधनों को कुशलता से आवंटित कर सकती हैं। यह तर्क दिया जाता है कि निजी संपत्ति की अनुपस्थिति में, जैसा कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में होता है, संसाधनों के लिए कोई बाजार नहीं होता है, इसलिए कोई तर्कसंगत संसाधन आवंटन संभव नहीं हो सकता है। मनुष्य की असीमित इच्छाओं की तुलना में किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए इन सीमित संसाधनों को समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए आवंटित करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की बात करें तो केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इसके तहत विश्व के 130 देशों से अधिक देशों के नेता दुनिया के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर पहुंचने के लिए 5 दिनों तक विचार विमर्श करेंगे। यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण समय पर आयोजित किया जा रहा है। इस समय विश्व सतत विकास लक्ष्य 14 को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों तथा अभिनव एवं हरित समाधानों की आवश्यकता वाली कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयासरत हैं। ग्रेट डाइंग के बारे में बात करें। ग्रेट डाइंग शब्द का अर्थ है इस ग्रह की प्रजातियों का सबसे बड़ा सामूहिक विलोपन। इसने महासागरों में सबसे नए विकसित जीवन को नष्ट कर दिया था। यह विलोपन लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इस विलोपन ने पर्मियन भूगर्भिक काल के अंत को चिन्हित किया है। इसमें मोटे तौर पर 96% समुद्री प्रजातियां और 70% भूमि प्रजातियां लुप्त हो गई थीं। यह विलोपन इतना भयंकर था कि इसने ग्रह के अधिकांश वृक्षों, कीटों, पौधों, छिपकलियों और यहाँ तक कि रोगाणुओं को भी नष्ट कर दिया था। आगे बात करते हैं माइक्रोप्लास्टिक और वायरस संबद्धता के बारे में। एक अध्ययन में पाया गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण ताजे जल में वायरस को कुछ दिनों तक जीवित और संक्रामक रखने में मदद कर सकता है। माइक्रोप्लास्टिक को ताजे जल में छोड़ने जाने के तुरंत बाद उसकी सतह पर सूक्ष्मजीव कोशिकाओं या बायोफिल्म की एक परत बन जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर यह परत सूक्ष्मजीवों के लिए एक उत्तम अधिवास बन जाता है। यह सूक्ष्मजीव जल में तैरते माइक्रोप्लास्टिक पर पनपने लगते हैं। राजस्थान में यूरेनियम भंडार के बारे में बात करें तो राजस्थान के सीकर जिले के रोहिल क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। कहाँ पर? राजस्थान के सीकर जिले के रोहिल क्षेत्र में। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम एक रजत श्वेत रंग का धात्विक रासायनिक तत्व है, इसलिए इसका जो रासायनिक प्रतीक है वो यू होता है। यह प्राकृतिक रूप से एक रेडियोधर्मी तत्व है। इसका एक समस्थानिक यूरेनियम 235 है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र समस्थानिक है। यह समस्थानिक परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया को बनाए रखने में सक्षम है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संसाधनों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए अधिदेशित है। यूरेनियम के अन्य जो क्षेत्र हैं वो झारखंड में जादूगोड़ा, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है, और आंध्र प्रदेश में इसके क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मिलता है। आगे बात करते हैं
एम मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम। रूस ने अपने सहयोगी बेलारूस को परमाणु सक्षम मिसाइल प्रणाली देना स्वीकार किया है। इस्कंदर एम एक पद है। रूस इसका उपयोग ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्च सिस्टम और इसके द्वारा दागी जाने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों SRBM दोनों को परिभाषित करने के लिए करता है। यह जमीन से प्रक्षेपित होने वाली क्रूज मिसाइल GLCM भी दाग सकता है। आगे बात करते हैं सड़क सुरक्षा के लिए भारत राज्य सहायता कार्यक्रम। विश्व बैंक ने भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन की ऋण को स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर सड़क सुरक्षा प्रबंधन और संस्थागत सुधार तथा उच्च जोखिम वाली सड़कों पर परिणाम आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों या चोटों को कम करने में मदद करना है। यह दुर्घटना के बाद की देखभाल के लिए आपातकालीन चिकित्सा और पुनर्वास सेवाओं को भी मजबूत करेगा। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में लागू किया जाएगा। ठीक है, इसमें बिहार और MP अभी शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं आगे है लर्निंग पॉवर्टी। देखिए, स्टेट ऑफ ग्लोबल लर्निंग पॉवर्टी 2022 अपडेट रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्ष के अनुमानित 70% बच्चे लर्निंग पॉवर्टी से पीड़ित है। इसका अर्थ है कि वे 10 वर्ष की आयु तक लिखे हुए साधारण वाक्यों को समझने में भी असमर्थ हैं। इस रिपोर्ट को विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनाइटेड किंगडम, सरकार के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID तथा विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे बात करते हैं भगवान बुद्ध के कपिलवस्तु अवशेष के बारे में। तो संस्कृत मंत्रालय ने मंगोलिया से वापस लाए गए भगवान बुद्ध के कपिलवस्तु से संबंधित पवित्र अवशेष प्राप्त किए हैं। संस्कृत मंत्रालय ने इन्हें कपिलवस्तु अवशेष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनका संबंध बिहार में पहली बार वर्ष 1898 में खोजे गए एक स्थल से है। यह प्राचीन शहर कपिलवस्तु माना जाता है। इन्हें पुरावशेषों और कला के खजाने की AA श्रेणी के तहत रखा गया है। पुरावशेषों और कला के खजाने की AA श्रेणी के तहत रखा गया। इस श्रेणी के अवशेषों को उनकी नाजुक प्रकृति के कारण आमतौर पर प्रदर्शनी के लिए देश से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अब हम लोग सुर्खियों में स्थल में इराक के सावा झील के बारे में बात करते हैं। इराक का सावा झील, तो ध्यान रखिए, सावा झील कहाँ पे? इराक में। सावा झील जो है इराक के समावा शहर, जो कि बगदाद के निकट स्थित एक जैव विविधता युक्त आर्द्रभूमि है। यह पहली बार है जब यह झील मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण व्यापक पैमाने पर लुप्त हो रही है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते 2017 में कैसा था और 2018 में ये लगभग सूख चुकी है। यह झील चूना पत्थर की चट्टान पर निर्मित है। किस पर है? चूना पत्थर की चट्टान पर निर्मित है और कई जिप्सम संरचनाओं से युक्त है। इस झील में कोई प्रवेश का या निकासी मार्ग नहीं है। इसे वर्ष 2014 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अध्ययनों से पता चला कि इस झील को दरारों, छिद्रों के एक तंत्र के माध्यम से भूमिगत जल स्रोतों द्वारा पोषित किया जाता था। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।